हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित और मैं फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फोर्स का। तो फोर्स के लिए थोड़ा सा डिस्कशन फोर्स का कर लेते हैं, उसके यूनिट के बारे में उसका डिस्कशन कर लेते हैं, देन उसके बाद इस चैप्टर के आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। शॉर्ट में मैं आपको फोर्स के बारे में, इसके फॉर्मूले के बारे में समझा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने फोर्स के बारे में पढ़ा था और फोर्स क्या होता है वो भी आपने उसके बारे में पढ़ा था। तो एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m। अब हमें करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना है। या तो मैं फोर्स पुश की हेल्प से अप्लाई करूं या फिर मैं इसको पुल करूं। तो यहाँ पर मैंने एक सरफेस पर एक m मास के ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई किया F। जैसे ही मैंने इस फोर्स अप्लाई इस m मास के ऑब्जेक्ट पे किया होगा तो ऑब्जेक्ट हो सकता है आगे मूव करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है आगे मूव करना स्टार्ट करे। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको जोर से पुश किया, पुश करने से क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर गया होगा। तो हमने ये पढ़ा है कि जब किसी m मास के ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो जाता है। ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट हो रहा है एक्सेलरेशन a से, ये है एक्सेलरेशन यानी a। तो यहाँ पर हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल्स टू ma। F इक्वल्स टू ma, m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन, F इज अप्लाइड फोर्स। तो F इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पर हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो F इक्वल टू ma। बात करते हैं फोर्स की यूनिट की। तो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की SI यूनिट हमने क्या पढ़ रखी है, न्यूटन। और इसको अगर हमें शॉर्ट में लिखना हो तो आपने देखा होगा बुक्स में फिजिकल क्वांटिटी जहाँ भी फोर्स लिखी रहती है तो उसके आगे उसकी यूनिट लिखी रहती है मोस्टली न्यूटन। शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं N यानी न्यूटन। लेकिन अगर इसकी मैं CGS यूनिट की बात करूँ तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ फोर्स मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने प्रीवियस चैप्टर में मोशन में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो वहाँ पर हमने इसकी यूनिट पढ़ी थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम जो है वो मास की यूनिट है और एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो यूनिट है ये इसकी MKS यूनिट है। कौन सी यूनिट है, MKS यूनिट। अब बात आती है सर MKS का मतलब क्या है। MKS की फुल फॉर्म पर अगर मैं जाऊं, M इज मीटर, K इज किलोग्राम एंड S इज सेकेंड। सो मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो देखिए इस MKS यूनिट में K का मतलब किलोग्राम है तो यहाँ पर मुझे किलोग्राम नजर आ रहा है। मीटर, M यहाँ पर मीटर को डिनोट कर रहा है तो यहाँ M मीटर है और S यहाँ पर सेकंड है। इसका मतलब ये मुझे क्लियर नजर आ गया है कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की MKS यूनिट हुई। इस यूनिट को कन्वर्ट करते हैं CGS के अंदर। तो सेकंड जो यूनिट है वो है CGS की फुल फॉर्म पर अगर मैं अब जाऊँ तो C मीन्स सेंटीमीटर, G होता है ग्राम और S होता है यहाँ पे सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिस तरह से ये मीटर किलोग्राम सेकेंड था उसी तरह ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है। कन्वर्ट करके देखते हैं। तो अब हमें करना क्या है, इसकी यूनिट को कन्वर्ट करना है CGS में। जैसे कि आपको पता है कि किलोग्राम को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ग्राम में, मीटर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की CGS यूनिट हुई, फोर्स की CGS यूनिट हुई। एक चीज़ और जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, इस पूरी टर्म को आप न्यूटन कहते हैं और ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या कहेंगे, डाइन। क्या कहेंगे, डाइन। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डाइन। तो सर अगर न्यूटन फोर्स की यूनिट है, डाइन फोर्स की यूनिट है, तो क्या इन दोनों यूनिट्स के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? तो रिलेशन बिल्कुल हो सकता है, रिलेशन बिल्कुल हो सकता है। वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन होगा हमारा कि हमें बताना है कि सर 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, क्योंकि ये रिलेशन है किस किस के बीच में, न्यूटन और डाइन के बीच में।
तो आपको रिलेशन बताना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे। वैसे आप बच्चों को शायद ये पता होगा कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। इसको हम एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। देन इसको प्रूफ करके देखें तो हमने देखा किस तरह से हुई 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन। आपको पता है 1 न्यूटन, जिसको हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा ही तो लिखा था, देखो मैंने यहाँ पे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है न्यूटन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कन्वर्ट करना है किसके अंदर डाइन के अंदर, और डाइन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें इस MKS यूनिट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा CGS में। करके देखते हैं। देखिए तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1000 ग्राम में, तो ये कन्वर्ट हो गया मेरा 1000 ग्राम में। इसी तरह 1 मीटर को कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, मैथमेटिकली बहुत बार पढ़ते भी हैं। तो 1 मीटर को कन्वर्ट कर दिया हमने 100 सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1000 इंटू 100 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले बोला था, क्या लिख सकते हैं इसको डाइन। तो यानी आप कह सकते हो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन, क्योंकि देखिए 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं हम 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। इस फोर्स को हमने थोड़ा सा समझ लिया है, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर जो मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फोर्स का। इनिशियली हमें फोर्स को ही फेस करना है। तो फोर्स F इक्वल टू ma, यूनिट न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज MKS यूनिट, एंड ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज CGS यूनिट। सो रिलेशन बिटवीन MKS यूनिट एंड CGS यूनिट, इट मीन्स न्यूटन एंड डाइन। सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू पावर 5 डाइन। सो ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। देन इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्स का मतलब हमें समझ में आ चुका है। अब फोर्स के बाद कंडीशंस मान लीजिए कभी आपके सामने ऐसी आ जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसपे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में चेंज करेगा? क्या नहीं करेगा। स्टेट में चेंज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन से इधर खींच रहा हूं, मान लीजिए 5 न्यूटन से मैं इधर खींच रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पर होगा। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, एकदम रेस्ट पे। क्यों? क्योंकि अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा। तो सिमिलर यहां भी यही है, F मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर लग रहा है, F मैग्नीट्यूड का फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पर जो नेट फोर्स लगने वाला है इस ऑब्जेक्ट पर, वो लगेगा 0। ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मूव कब करता? ऑब्जेक्ट मूव कब करता? जब आप इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अनइक्वल मैग्नीट्यूड का लगाते हैं। सपोज करो, मान लो आप इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा जो इसको रोक सके। ठीक है। तो इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन। तो यानी इस ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स होगा वो होगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। ठीक है। तो ये बात होगी, छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है फोर्स का। ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर है। ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी एंड ग्रेविटी। बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, सर ग्रेविटेशन और ग्रेविटी एक ही तो बात है, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा प्रॉपर कहना गलत है। ग्रेविटेशन क्या होता है कि यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यूनिवर्स में, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड को, यूनिवर्स में 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशन फोर्स। उस फोर्स को कहा जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन बात अगर ग्रेविटी की है तो ग्रेविटी के केस में यह भी स्पेशल केस है ग्रेविटेशन फोर्स का, और इस ग्रेविटी के लिए एक ऑब्जेक्ट हम अर्थ लेंगे। हो सकता है अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटेशन में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर क्या लगा सकते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स लगा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं अर्थ की और मून की, अर्थ और मून,
काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, एट्रैक्शन फोर्स। एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, एट्रैक्शन फोर्स। तो उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशन, उस फोर्स को कहा जाएगा ग्रेविटेशन। अब सपोज करो मुझ पर क्या लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, मैं अर्थ पे खड़ा हूं, अर्थ मुझ पर क्या लगा रही है, टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगा रही है। किधर लगा रही है, अपने सेंटर की तरफ मुझे खींच रही है, एट्रैक्शन फोर्स से खींच रही है। तो इस फोर्स को बोला जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक, देन अब बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स डिस्कवर कहां से हुआ। देखिए साइंटिस्ट थे एक न्यूटन, बच्चों को काफ़ी कहानियां सुनाई जाती है कि भाई न्यूटन जब 23 साल के थे तो वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, और एप्पल के नीचे पेड़ के नीचे पेड़ से एक एप्पल उनके ऊपर गिरा। एप्पल उनके ऊपर गिरा तो सही, ठीक है, तो वहां से उन्होंने सोच लिया कि ये जो एप्पल है वो मेरी तरफ गिरा, यानी इस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन इतने सी बात के लिए कोई इतना बड़ा लॉ हम डिस्कवर नहीं कर सकते। इसके पीछे उन्होंने काफ़ी चीज़ सोची। उन्होंने सोचा कि भाई जो मून है और अर्थ है ये भी तो एक दूसरे पर क्या लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। तो इस चीज़ के पीछे उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, और रिसर्च करते 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 काफ़ी टाइम बीत गया, सालों बीत गए, और सालों बीतने के बाद वो इस लॉ को प्रूफ कर पाए, जिसे आज कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूटन का ही सिर्फ इसमें योगदान रहा है। काफ़ी साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूटन का सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए, उनको भी कुछ रिजल्ट्स मिले जो कि न्यूटन्स के कंसेप्ट से काफ़ी मिलते जुलते थे। तो वहाँ से इस लॉ को प्रॉपर्ली डिस्कवर कर दिया गया, और इस लॉ को बोला गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो ग्रेविटेशन है यहाँ पर क्या लग रहा होगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि एट्रैक्शन फोर्स है। एट्रैक्शन फोर्स है, एट्रैक्शन कब होगा, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर क्या हो रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है, एट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सपोज यहाँ पर हुआ क्या कि दो ऑब्जेक्ट्स मैंने ले लिए हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1, एक का मास m2। मास मतलब कुछ भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है तो मास बड़ा भी हो सकता है। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस थी, और वो डिस्टेंस हमने क्या रखी, r, वो डिस्टेंस हमने क्या रखी, r। तो हो सकता है दो ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेटेड कर रखा है इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने किसी डिस्टेंस r से। अब इन दोनों फोर्स के बीच में क्या लग रहा होगा, ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स। याद रखना, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, यहाँ पर रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा क्या लगने वाला है, एट्रैक्शन फोर्स लगने वाला है, रिपल्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास है, एक का मास है m1, एक का मास है m2। दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सेपरेटेड हैं r डिस्टेंस से। याद रखना दूसरी चीज, r जो डिस्टेंस लेनी है हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के हमेशा सेंटर से लेनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसकी सरफेस से और इसकी सरफेस के डिस्टेंस को आप r ले लो, वो लेना गलत है। हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर से ही हमें इसकी डिस्टेंस कंसीडर करनी है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स एट्रैक्शन है, ये फोर्स भी F है और ये फोर्स भी क्या है, F है। क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे होंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इस तरह का कुछ एट्रैक्शन हो रहा होगा। तो क्या ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बिल्कुल। ये दोनों फोर्स पे लगने वाला जो एट्रैक्शन फोर्स होगा उनका मैग्नीट्यूड दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या है, सेम है। जितने फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा, उसी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो रिलेशन बनाते हैं। एट्रैक्टिव फोर्स यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस मींस m1 और m2 के प्रोडक्ट ऑफ मास, दो मास का प्रोडक्ट हो रहा है। मास कौन से, जिन ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है, m1 इसका मास, m2 इसका मास, तो दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स। सेकेंड इज applied force is inversely proportional to the square of distance between them। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है r,
दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने क्या ली है, r, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और प्रोडक्ट ऑफ मास का रिलेशन फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो दोनों रिलेशन में डिफरेंस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इस लॉ के लिए स्टेटमेंट याद रख लीजिए कि अप्लाइड फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों रिलेशन को जब मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो लिखूंगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हटाने, जब मैं इसे हटाऊंगा यानी चेंज करूंगा तो इसकी जगह मुझे एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा जिसको मैंने नाम दिया है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल साइन को मुझे हटाना है तो इसकी जगह मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या रखी मैंने यहाँ पे, g, यानी मैं कह सकता हूँ F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मेरे सामने निकल के आया है और वो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आपने कहा सर जी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। देखिए कांस्टेंट है यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगा, मास दो ऑब्जेक्ट्स का और उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन g की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, हमें कांस्टेंट रखनी है, जिसको हमने क्या नाम दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जब ये है तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें कंसीडर करके चलना है। कंसीडर क्या करेंगे पर्टिकुलर वैल्यू, तो g की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये मैग्नीट्यूड है इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या है, ये मैग्नीट्यूड। बात करते हैं यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट लिख दी मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसकी यूनिट बनी कैसे देखिएगा, रिलेशन मेरे पास आया था F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मुझे इस g की यूनिट निकालनी है तो इस इक्वेशन को मैं वापस अरेंज कर रहा हूँ, देखिएगा g इक्वल्स टू f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्या मैं इसको इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि f इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, सो कैपिटल G इक्वल्स टू f आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। यूनिट लिखिए, देखिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आर स्क्वायर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस है और इसकी यूनिट होगी मीटर, लेकिन इसका स्क्वायर लग रहा है इसलिए ये मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, इनटू किलोग्राम इट मींस किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या लिखी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब बात ये आती है, यूनिट यहाँ पर है न्यूटन मीटर किलोग्राम, तो ये कौन सी यूनिट हुई, MKS। कौन सी यूनिट हुई मेरी, MKS, ठीक है। MKS यूनिट अगर आपको गिवन है क्वेश्चंस में, किलोग्राम में दे रखा है, दोनों मास किलोग्राम में दे रखे हैं, डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखी है, और आपसे पूछे कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा उसकी यूनिट आपको न्यूटन फॉर्म में निकालनी है, ठीक है। यानी न्यूटन यूनिट निकालनी है तो आप क्या करोगे, g की वैल्यू आप किस फॉर्म में रखोगे, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये यूनिट कब रखनी, जब सारी यूनिट सेम हो, मतलब मीटर और किलोग्राम में गिवन हो। लेकिन अगर हो सकता है कभी क्वेश्चन के अंदर आपको मास की यूनिट ग्राम में और डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर में गिवन हो और आपसे यूनिट भी वो डाइन में पूछे, फोर्स की यूनिट किस में पूछे आपसे, डाइन में, तो आप क्या करोगे, उस केस में आप g की वैल्यू ये नहीं रख सकते, g की वैल्यू ये नहीं रख सकते। तो उस केस में g की वैल्यू क्या रखोगे आप, g की वैल्यू रखोगे 6.67 इंटू 10 की पावर -8, 6.67 इंटू 10 की पावर -8, और न्यूटन की जगह लिखोगे डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोग्राम की स्क्वायर की जगह ग्राम स्क्वायर। तो उस केस के अंदर
आपको g की वैल्यू क्या रखनी है 6.67 इंटू 10 की पावर -8 9 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। क्लियर हो गया है हमको, ये चीज एकदम क्लियर हो चुकी है। देखिए फोर्स का फॉर्मूला दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला F = gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 पहले ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, r उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्योंकि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स एट्रैक्टिव होगा और उस एट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड है F = gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर जो g है, जो कैपिटल G है, वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो हमें यूज करनी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर यूनिट सीजीएस में गिवन है और आंसर भी आपसे फोर्स की वैल्यू सीजीएस में पूछता है, तो जी की वैल्यू आप अब की बार ये नहीं रख के क्या रखोगे 6.67 इंटू 10 की पावर -8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। क्लियर है? अब हो सकता है आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि सर ये जो जी की वैल्यू आप लिख रहे हो ये किस बेस पे लिख रहे हो? कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट तो ऐसा हुआ होगा ये जिसके कारण ये जी की वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया गया है। बिल्कुल, एक साइंटिस्ट थे कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उन्होंने इस वैल्यू को प्रूफ किया था 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, हमारे कोर्स में उसका डिस्कशन ज़्यादा नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें सिर्फ इस जी की वैल्यू को ही कंसिडर करना है जो हमें यूनिवर्सल लेके चलना है। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू निकाली गई है कैवेंडिश साइंटिस्ट जिन्होंने इस वैल्यू को क्या करा था, प्रूफ किया था, और वहाँ से हमारे पास जी की वैल्यू आई थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो ये तो बात हो गई कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। अब इस पर बेस जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो किस तरह से बनेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी रिलेशन की बात करते हैं। जैसे कि रिलेशन आया है F = gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के आगे अट्रैक्ट क्यों नहीं जाते? ऑब्जेक्ट इस तरह से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते? रीजन ये है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत कम है। देखिए -11 का मतलब क्या है, इतनी कम वैल्यू है कांस्टेंट की, तो ये जो फोर्स होता है ये हमें अपीयर नहीं होता है, ये फोर्स हम अपीयर नहीं कर सकते। इस कारण ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम हो जाएगा, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, फोर्स को डिक्रीज और इंक्रीज हम कब कर सकते हैं? तो देखिएगा रिलेशन हमें याद रखना है, क्योंकि बात न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हो रही है, तो अब जो रिलेशन हमें याद रखना है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ही रखना है। क्योंकि जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला आ गया था F = gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन है फोर्स का, F = gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसका डिस्कशन करते हैं। सपोज करो अगर दो ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है, यानी इफ m1 = m2 = 1 किलोग्राम, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास 1 किलोग्राम है और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर है, यानी r की वैल्यू 1 मीटर है। देखो किलोग्राम MKS यूनिट है, मीटर MKS यूनिट है, मतलब निकलने वाला जो फोर्स आएगा, फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी किस में आनी चाहिए, MKS में। तो रख के देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि F = g यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, जी की यूनिट, इनटू मास m1 1 kg, mass m2 again 1 kg, and distance between both the masses are 1 meter. It means 1 into 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो इसको लिख दूंगा मैं मीटर स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद देखिए किसी भी वैल्यू को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू वही आने वाली है। तो फोर्स जो लगेगा दो यूनिट मासेस के बीच जब वो यूनिट डिस्टेंस पर होते हैं तो लगेगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। 1 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? रीजन वही है क्योंकि फोर्स की वैल्यू काफ़ी कम है। फोर्स की वैल्यू कम होने के कारण उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको आप फील नहीं कर सकते। तो ये है सिंपल सा रिलेशन यूनिट मास के लिए जब दो ऑब्जेक्ट यूनिट डिस्टेंस पर होते हैं। यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका होगा, ठीक है।
अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि सर सिंपल न्यूमेरिकल और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा जो कि हमारे कोर्स में है। सपोज करो अगर मैं आपको नोट डाल के एक चीज समझाने की कोशिश करूं कि f का r से रिलेशन क्या है, तो आप कहोगे सर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस r f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब ये है कि दोनों रिलेशन एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं। एक अगर बढ़ना चाहेगा तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, दूसरा अगर बढ़ना चाहेगा तो एक को कम होना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही है, अगर मुझे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स को बढ़ाना है, एरो का साइन बता रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, तो मुझे डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम। और अगर मैं फोर्स को करना चाहता हूँ कम, तो डिस्टेंस को मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फोर्स अगर कम हो रहा है कब, तो जब मैं डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं, और अगर मैं डिस्टेंस को कम कर रहा हूं तो फोर्स मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यही रिलेशन बताता है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक बार इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक छोटा सा कि न्यूमेरिकल कैसा बनेगा। यूनिट मास के लिए मैं आपको न्यूमेरिकल करा चुका हूं कि मास की वैल्यू आपको 1 किलोग्राम लेनी है, और दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस भी कितनी लेनी है आपको, 1 मीटर। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन पे देखते हैं। सपोज करो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, F बढ़ेगा जब R कम होगा, F कम होगा तो R बढ़ेगा। अब आप मुझे एक एग्जांपल में देख के बताओ कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m है, एक का मास m है, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है इनिशियली R। तो क्या ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, बिल्कुल लगा रहे होंगे, एक दूसरे पर फोर्स बिल्कुल लगा रहे होंगे। और वो फोर्स का नेचर क्या होगा, एट्रैक्शन का, ये भी F और ये भी F। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको दूसरी स्टेटमेंट दे दी कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास m है, दूसरे का मास भी m है, लेकिन अब की बार डिस्टेंस मैंने पहले की हाफ कर दी, पहले की हाफ कर दी, मतलब मैं दोनों ऑब्जेक्ट को और पास ले आया, ऑब्जेक्ट को और पास ले आया। तो आपको पता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती है, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मेरा इंक्रीज करना चाहिए, वो मेरा क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे समझ में आ चुकी है। ये फोर्स लग रहा है F, ये फोर्स भी लग रहा है F। अब मुझे ये बताओ क्या ये दो फोर्स और ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, नहीं, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस अलग है। इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस r थी, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस r/2 है, तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, दोनों का चेंज होगा, मतलब ऊपर वाला लगने वाला फोर्स और नीचे वाले केस के अंदर लगने वाला फोर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ऊपर वाले जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, तो आप कहोगे सर F इक्वल्स टू जी m अपॉन आर स्क्वायर। वो किसके लिए, इस वाले केस के लिए, ठीक है, क्योंकि मास दोनों का क्या है, m, डिस्टेंस कितनी है, r। सेकंड केस में देखते हैं, सर अब आपने डिस्टेंस को कर दिया है हाफ, हाफ करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस कम हो रही है, फोर्स बढ़ना चाहिए, चेक करके देखते हैं। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स F डैश है, कब, जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास m है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, लेकिन अब की बार डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया है, r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस मैंने हाफ कर दी है, तो फोर्स मेरा बढ़ेगा। ध्यान रखना फोर्स बढ़ना चाहिए, r कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ना चाहिए। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आप कहोगे सर F इक्वल्स टू जी m अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय F डैश इक्वल्स टू जी m अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। अब हुआ क्या, कैलकुलेशन करिए मैथमेटिकल, GM से GM कट हो गया, तो यानी ये जो टर्म है ये ऊपर आ जाएगी, r/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस टर्म को बोला जा सकता है r²/4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं r² अपॉन 4r स्क्वायर, r² से r² कट हो गया, यानी F अपॉन F डैश की वैल्यू आ गई 1/4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके F डैश की वैल्यू निकालें तो आंसर आ जाएगा 4F। आंसर कितना आया मेरे पास, 4F, यानी मेरा फोर्स 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा जब मैं डिस्टेंस को क्या कर दूंगा, हाफ, जब मैं डिस्टेंस को क्या कर दूंगा, हाफ, क्योंकि रिलेशन यही बताता है कि F इज इनवर्सली, डिस्टेंस का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। F बढ़ेगा तो R कम होगा, F अगर कम होगा तो R मेरा इंक्रीज करना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर यही हुआ था।
दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है r, अब की बार सेकंड केस में डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया, तो फोर्स मेरा इंक्रीज तो करना चाहिए, लेकिन फोर्स मेरा कितना इंक्रीज करेगा वो हमने प्रूफ करके देख लिया है। तो जो फोर्स लगेगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस को हाफ करने के बाद वो कितना होगा 4f, मतलब इनिशियल के 4 टाइम्स। तो क्या सर हमेशा ही ऐसा होगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग कंडीशंस के लिए आप अलग अलग फॉर्म से फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास भी है m, कंडीशन वही ले रहा हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है r, लेकिन अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर रहा हूँ, डिस्टेंस को वही रख के दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर रहा हूँ। यानी अगर मैं मास को 2m और डिस्टेंस मैंने वही रखी, तो पहले वाले केस के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट का मास m है और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है r। सेकंड वाले केस के अंदर मास को मैंने कर दिया डबल, लेकिन डिस्टेंस को मैंने अभी भी उतना ही रखा है और डिस्टेंस कितनी है मेरी r। तो पहले वाले केस के लिए फोर्स का फॉर्मूला होगा F = G m/r², और तीसरे वाले केस के लिए F', क्योंकि फोर्स चेंज होगा, क्योंकि मास चेंज हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास भी चेंज होगा, क्योंकि मास डबल कर दिया तो प्रोडक्ट भी तो चेंज होगा, तो हो गया F'। तो F' = G 2m/r², क्योंकि डिस्टेंस अभी भी इतनी आ रही है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करा तो F = G m/r² डिवाइडेड बाय F' = G 2m/r²। तो ये मेरे पास कंडीशन आ चुकी है, क्योंकि मैं 1 को किसके डिवाइड करा है 2 से डिवाइड किया है। अब कुछ काट के देख लेते हैं क्या कट रहा है, G से G कट रहा है, m से m कट रहा है, m से m कट रहा है, r² से r² कट रहा है, तो बच क्या रहा है, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 4, यानी 1/4। तो यहाँ पर देखिए F/F' की वैल्यू 1/4 है, तो F' यहाँ पर वापस कितना आया मेरे पास 4f, F' कितना आया मेरे पास 4f, मतलब वापस से फोर्स 4 टाइम्स हो गया, वापस से फोर्स कितना हो गया 4 टाइम हो गया। क्यों? अब की बार प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ी है, पहले मास m था, बाद में मास 2m हो गया, यानी प्रोडक्ट बड़ा होगा, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट बढ़ेगा मास का तो फोर्स बढ़ेगा, चाहे डिस्टेंस सेम हो। यहाँ पर प्रोडक्ट बढ़ाया है क्योंकि मास बढ़ाया है, तो मास बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। एक और एग्जांपल हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, कि एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा। बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके कोर्स में है और वो आप इजीली कर भी सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, मास गिवन होगा, डिस्टेंस गिवन होगा, जी की वैल्यू आपको यूनिवर्सल कांस्टेंट रखनी है, तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू यानी अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2m। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। एक ऑब्जेक्ट का मास है m, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 2m, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है d। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको d, यानी दोनों ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। d डिस्टेंस पर क्या है सेपरेट है। मान लीजिए एक का m है, एक का 2m है, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है d। अब क्वेश्चन में आपसे यह कहा गया है कि किसी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में रखना है। तो सपोज करो मैंने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया और उसका मास मैंने मान लिया m'। अब ऑब्जेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ मास तो होना ही है, तो इसका मास मैंने मान लिया m'। अब इस m' मास पर आपको इस m' को इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऐसी पोजीशन पे रखना है कि इस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान रखना, नेट ग्रेविटेशन फोर्स 0 है। नेट ग्रेविटेशन फोर्स 0 है। अब नेट ग्रेविटेशन फोर्स 0 कब होगा? क्योंकि देखो जब इस ऑब्जेक्ट को मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में रखा होगा तो ये ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट को अपने पास बुला रहा होगा और ये ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट को अपने पास बुला रहा होगा। तो यानी जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, मतलब दोनों साइड से फोर्स क्या लगना चाहिए सेम। अब जैसे मान लीजिए कोई मुझे 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, कोई 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो मैं क्या मूव करूंगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पर नेट फोर्स क्या है 0, जितना इधर उतना ही इधर। तो इसी तरह m' मास के ऑब्जेक्ट पर भी क्या लगेगा, ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा अपनी तरफ खींचेगा,
इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। क्या मैं किधर जाने वाला हूं? नहीं, मैं मूव ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास दोनों साइड से मेरे पास इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं इस ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें। अब देखो ये चीज तो क्लियर है कि इस ऑब्जेक्ट को आप एकदम बीच में तो नहीं रख सकते। नेट अगर आपको फोर्स निकालना है, जीरो करना है, तो इस ऑब्जेक्ट को आप बीच में तो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इस साइड का मास बड़ा है और इस साइड का मास छोटा है। अब जब मास चेंज होंगे तो मास का प्रोडक्ट भी चेंज होगा। प्रोडक्ट चेंज होगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया, सपोज कर लिया कि मैंने इस स्मॉल m मास से वो x डिस्टेंस पर है, तो 2m मास से कितने डिस्टेंस पर होगा? d माइनस एक्स पर। 2m मास से कितने डिस्टेंस पर होगा? वो d माइनस एक्स डिस्टेंस पर। तो अब देखते हैं इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो कैसे हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखना ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? ग्रेविटेशन होगा, बिल्कुल होगा ग्रेविटेशन फोर्स। वो कितना होगा? आप कहोगे सर F इक्वल्स टू G, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास m डैश, इसका मास डिवाइडेड बाय कितने डिस्टेंस पर है? x स्क्वायर के। मतलब इस ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट के कारण जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो होगा F इक्वल्स टू G m डैश डिस्टेंस x स्क्वायर, यानी डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर है, इस पर नेट ग्रेविटेशन फोर्स जीरो है, तो मतलब उतना ही फोर्स इन दोनों के बीच भी लगना चाहिए, तभी तो नेट ग्रेविटेशन जीरो होगा। तो चेक करके देखते हैं, यानी अब की बार हम इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का, और वो कितना होगा? आप कहोगे सर F इक्वल्स टू G m डैश 2m अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि अब की बार डिस्टेंस कितनी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में? d माइनस एक्स। तो स्क्वायर भी किसका करेंगे हम? d माइनस एक्स का, क्योंकि अब इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब इधर वाले ऑब्जेक्ट्स पर जो, इधर वाला ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है और इधर वाला ऑब्जेक्ट जो मुझ पर फोर्स लगा रहा है, वो दोनों बराबर हैं। मतलब इधर का F और इधर का F बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो आप कहोगे G को m डैश डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू G m डैश 2m अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल सी इक्वेशन सेट हो चुकी है, क्योंकि मुझे ये बताना है कि मुझे ऑब्जेक्ट को ऐसी पोजीशन पे रखना, किस पोजीशन पे रखना है कि उस पर नेट ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो? जीरो। तो देखते हैं, G से G कट, m डैश से m डैश कट, m से m कट, तो रिमेनिंग पार्ट जो बचा उसको लिख लेते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर से तो बची क्वांटिटी वो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बचा इधर से, तो 2 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कन्वर्ट करते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2/1। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्म है। देखिए अब इधर स्क्वायर है तो इधर जाके ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रूट में। तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू √2 अपॉन 1। √2 अपॉन 1 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में। तो जब ये पूरी वैल्यू रूट में कन्वर्ट हो जाएगी तो √1 तो वैल्यू 1 ही होती है, तो बचा कितना? √2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, d माइनस एक्स इक्वल्स टू √2x, ये माइनस का x इधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल के उधर माइनस में है, इक्वल की तरह के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा √2x प्लस x, और यहाँ से हम x को कॉमन लेके वैल्यू कर देंगे √2 प्लस 1, क्योंकि मुझे d तो नहीं निकालना है, मुझे तो x निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है? तो x डिस्टेंस पर है, सपोज करो इस m मास के ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ x इक्वल्स टू d अपॉन 1 प्लस √2, यानी ऑब्जेक्ट को इस m मास के ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे रखूं, और वो डिस्टेंस कितनी है? x इक्वल्स टू d अपॉन 1 प्लस √2। इस डिस्टेंस पे रखने पर इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो होगा जीरो। वो क्या होगा मेरा? जीरो। ठीक है, अब कुछ इस फोर्स के बारे में समझ लेते हैं। पहली बात, आपने एक चीज नोटिस करी होगी जो मैंने आपसे कहा कि दोनों ऑब्जेक्ट पर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगता है, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर बनने वाला है। दो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स का जो पेयर होता है वो कौन सा होता है? एक्शन रिएक्शन। दूसरी चीज, ये जो फोर्स होता है ये काफी लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब सर आप इसको लॉन्ग रेंज फोर्स क्यों कह रहे हो? देखो डिस्टेंस कितनी भी हो, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी भी हो, लेकिन वो एक दूसरे पर फोर्स तो लगाएंगे।
जैसे मान लीजिए अर्थ पर मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तभी तो आपने देखा होगा टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। टाइड्स क्यों प्रोड्यूस होती है? मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब इतनी दूर है मून, अर्थ से मून की डिस्टेंस काफी है, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या प्रोड्यूस हो रही है? टाइड्स। तो मतलब ये लॉन्ग रेंज फोर्स तो है। थर्ड पॉइंट, जो फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है। वो हमेशा क्या होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। यानी दोनों ऑब्जेक्ट, वो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से मेजर किया जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से मेजर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स पर अगर बीच में कोई भी मीडियम हो तो वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब जैसे मान लो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में मीडियम है एयर, ग्रेविटेशन फोर्स लगना है। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में मीडियम है, समझ लीजिए वैक्यूम, तब भी ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही लगना है। ग्रेविटेशन फोर्स चेंज कब होगा? तो या तो मास चेंज हो या डिस्टेंस चेंज हो। मीडियम चेंज होने से दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे समझ में आ चुका है कि F = G m1 m2/r²। दो ऑब्जेक्ट्स का मास और दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में अगर चेंजेस आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो हमें यूनिवर्सल कंसीडर करनी है 6.67 × 10⁻11, 6.67 × 10⁻11। तो आज के लेक्चर का डिस्कशन हम अभी इतना ही करेंगे, जो हमने आज पढ़ लिया है ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।